स्वागत है आपका। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है कफन। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उससे लाख गुना अच्छी कहानी है। क्योंकि इसका कारण भी है, प्रेमचंद वो शुरुआती दौर में थे। आते आते वो मैच्योर होते होते जो सामाजिक यथार्थवाद था उसकी चरम पर वह गए। तो चरम यथार्थवाद की कहानी जो उनकी 1936 में छपी, वह कहानी है कफन। उसी के साथ उनका एक उपन्यास भी आया था जो हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा प्राप्त सिर्फ एक उपन्यास है। और वह उपन्यास वाकई में बहुत शानदार उपन्यास है। हम उस उपन्यास के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वह है कफन कहानी। कफन कहानी का हमारा जो सीक्वेंस रहेगा बात करने का, वो पहले हम सारांश जानेंगे, फिर उसका जो पात्र हैं एक एक पात्र के बारे में जानेंगे, फिर उसमें जो संवाद हुए हैं, कथोपकथन और संवाद जो हैं पात्रों के बीच, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर उसकी भाषा शैली कैसी है कहानी की, इस पर भी हम थोड़ा रुक कर एक बार विचार करेंगे। फिर इस कहानी का लिखने का उद्देश्य प्रेमचंद का क्या था वह भी जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले उसका सारांश जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह कहानी 1936 में छपी है और प्रेमचंद के अंतिम दौर की कहानी है। इसी वर्ष उनका देहांत हो जाता है और इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता भी करते हैं प्रेमचंद। तो ये सारा जो था 1936 में ही बढ़िया एक वर्ष माना जाता है हिंदी साहित्य के लिए, क्योंकि राम की शक्ति पूजा भी 1936 में ही आई थी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये 1936 हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। तो चलिए कहानी जो है, इसके दो मुख्य पात्र हैं, घीसू और माधव, और जिसका एक जिक्र भर आया है, यानी मरने से पहले जितना जिक्र आता है कि उसका नाम बता दिया जाता है, वो है वो माधव की जो पत्नी है बुधिया, उसका जिक्र आता है। ठंड का दिन है और ये दोनों आग जलाकर बैठे हुए हैं झोपड़े के बाहर अपने। उसमें वो लोग आलू भून रहे हैं। और आलू भूनने से पहले एक लंबा खाका खींचते हैं प्रेमचंद की ये लोग इतने निकम्मे हैं, इतने नकारा हैं कि न काम करने में इनका मन लगता है, न कहीं मजदूरी करने में इनका मन लगता है। कहीं काम अगर पकड़ते भी हैं तो काम चोरी ये लोग करते हैं। तो इनकी ऐसी ख्याति है पूरे समाज में कि ना इनको कोई काम पे रखना चाहता है, ना कुछ देना चाहता है इनको। तो एक निकम्मे तौर पे इनकी ख्याति है पूरे गांव में, पूरे कुनबे में कह लीजिए जहाँ ये लोग रहते हैं। तो आलू भून रहे हैं और आलू भूनते हुए उनके कानों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो झोपड़े में जो बुधिया है वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, प्रेग्नेंट है, वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और वो काफ़ी तेज तेज चिल्ला रही है। इन लोग के कान में आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई भी, इतने संवेदनहीन हो चुके हैं ये लोग कि उसके पास जाकर बैठ भी नहीं रहे। इसका एक कारण भी है कि ये दोनों बैठ के आलू भून रहे हैं और दोनों के मन में है कि अगर मैं गया तो ये खा जाएगा। जबकि घीसू कहता है कि तेरी लुगाई है जा, तो कहता है कि मरती है तो मर जाए, इतनी जल्दी क्यों, मतलब इतना क्यों चीखना ये लोग। और लेकिन उसके मन में यही है कि अगर मैं गया तो आलू ये खा जाएगा पूरा का पूरा और मैं रह जाऊंगा भूखा। तो इसी समय ये लोग बात कर रहे थे कि पेट भर के खाना इन्होंने लगभग 20 साल पहले खाया था और ऐसा खाया था कि इतने सारे पकवान थे, विभिन्न विभिन्न तरीके की सब्जियां थी, पूड़ियाँ थी, 50-50, 40-40 पूड़ियाँ खा गए थे लोग। किसकी बारात में? ठाकुर की बारात में। तब से आज तक का समय है, उन्होंने ना पेट भर खाना खाया है, ना ही ऐसा कोई अवसर उन्हें मिला है। इसलिए ये लोग आलू भी छोड़ना नहीं चाहते। तो पूरी रात बीत जाती है, सुबह देखते हैं तो
बुधिया मृत पाई जाती है। तो जो माधव होता है वो जाके जब देखता है तो रोते हुए बाहर आता है, पिताजी को अपने बताता है। तो इसका पिताजी और ये सब रोने रोने होने का जो होता है प्रक्रम ये करते रहते हैं। जमींदार के पास जाते हैं कि जमींदार साहब हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया, दुखों का पहाड़ के तले हम दब चुके हैं, ये है वो है, अब तो आप ही का भरोसा है, ये है वो है, मार नौटंकी पूरा मचाते हैं लोग। तो जमींदार जो रहता है वो सोचता है कि इस अवसर पर अगर मैं पैसे नहीं दूंगा, कुछ मदद नहीं करूंगा इनके, भले ये लोग निकम्मे हैं, भले ये लोग कामचोर हैं, भले ये लोग कुछ नहीं करते, आज उनके मन में यही है इनको देने का कुछ मतलब नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होने वाला, वो जमींदार भी जानता है। लेकिन क्या करे, जमींदार जमींदार है, उसकी भी तो अपनी इज्जत है जो आसपास पड़ोस में बनी हुई है। ऐसे अवसर पर वो अगर मदद नहीं करेगा तो उसकी थोड़ा इज्जत डाउन तो होगी ना। तो वो उसको कुछ पैसे देता है और कुछ साहूकार और अन्य लोग जो कुछ जब देखते हैं जमींदार ने दिया तो वो लोग भी दे देते हैं। तो ऐसे कर करके उनके पास 5 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये लोग कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। बाजार में जाते हुए बात करते हैं कि बताओ, मर जीते जी इंसान चीथड़ों में घूमे, मतलब फटे कपड़े पहन के घूमे, लेकिन मरने के बाद उसको नया कफन चाहिए बिल्कुल। यह भी तो एक ढकोसला टाइप है कुछ। तो इस लाइन को उन्होंने बुलवाया है प्रेमचंद ने, ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ना, पाखंड का, आडंबर का, दिखावे का, इस पर चोट किया है। जो है लाइन लिखते हैं पूरी हूबहू लाइन अगर आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो, और वो आडंबर है, कर्मकांड है, लोगों की जो मान्यताएं हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उस पर चोट करते हैं। लिखा है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये पूरी की पूरी लाइन पूरा डेडिकेटेड है समाज में, समाज के अंदर व्याप्त जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उस पर करारा तमाचा है। फिर ये लोग जाते हैं रास्ते में, इन्हें एक मधुशाला दिखती है, शराब घर दिखता है। अब दोनों में ऐसा कनेक्शन है बाप बेटे में, एक दूसरे को देखा नहीं कि दोनों के पांव मुड़ गए उसके तरफ। कोई एक दूसरे से पूछा नहीं कि चलना है कि नहीं चलना है, ना सीधा चलो। गए वहाँ अंदर गए, मार मछली चखना ये सब है, दारू की बोतल ये वो पी पा के बिल्कुल निकल रहे हैं। सारा पैसा उसमें उड़ा दिया, कुछ बचाए रखा लेकिन आधा से ज़्यादा पैसा उसमें उड़ा दिया। पी ओ के बैठे हैं। फिर अब कह रहे हैं कि उसके बेटे को याद आया कि यार उसके लिए कफन लेना था। तो कह रहा है अरे जीते जी उसने जो नहीं किया वो मरने के बाद हमारी इच्छाएं पूरी करके जा रही है, हमारा पेट भर के जा रही है, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा, उसको जन्नत नसीब होगी। ऐसे ढकोसलेबाजी वाले ये लोग बात कर रहे हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि बाहर एक गरीब इनको कब से देख रहा है। इन्होंने जो खाया जो पिया और उसके बाद जो बचा है वो ले जाके उस गरीब को दे देते हैं। जब वो देते हैं तो वो देने का जो सुख होता है उसको वो महसूस करते हैं और खुशी होती है उनको। तो ये जो दिखाया है प्रेमचंद ने वो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान जो हैं दोनों वो बुरे नहीं हैं। इनको बुरा उनकी आर्थिक परिस्थिति ने बना दिया है, सामाजिक ताने बाने ने बना दिया है। अगर इनके पास भी पर्याप्त परिस्थितियां आ जाए, पर्याप्त पैसे हो जाएं, और ये लोग भी इस माइंडसेट के होते कि कमा खा रहे हैं, तो ये लोग भी उस सभ्य समाज के अंदर आते जिसके अंदर ये लोग अभी नहीं हैं। फिर जब देने का सुख ये लोग महसूस करते हैं तो इनको अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये गाना गाते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें एक लाइन आई है जिसमें लास्ट में गाना गाते हुए एक लोकगीत टाइप है, लोकगीत की एक लाइन है जिसको हो सकता है शायद पूछ लिया जाए। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, एक ही लाइन है बस, ज़्यादा नहीं है।
हो सकता है कभी कदार ये लाइन पूछ लेते हैं, तो आपको जानना चाहिए। तो यही ये कहानी थी, बाप बेटे की कहानी है। अब प्रेमचंद ने ये जो कहानी लिखी है 1936 में लिखी है, इस पर जो दलित आलोचक हैं वो इस कहानी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने, प्रेमचंद ने दलितों का इस कहानी के माध्यम से मजाक बनाया है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे उनका तर्क है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद ने इस कहानी में उनकी जाति बता दी है कि वो चमार हैं जाति से। पहला आरोप ये लगता है। अगर उनको मजाक नहीं उड़ाना था तो जाति क्यों उजागर की है उनकी? फिर दूसरा ये था कि इतना संवेदनहीन क्यों दिखाया? और यही जाति संवेदनशील होती है क्या? संवेदनहीन होती है क्या? तो ये आरोप है कि वो मजाक उड़ा रहे हैं प्रेमचंद। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि प्रेमचंद जब लिख रहे हैं ये कहानी, उस समय क्या ये हकीकत नहीं है? उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी, और आर्थिक स्थिति खराब होगी तो इंसान का बर्ताव कैसा होगा? या आप जब रोड पे निकलते हैं, कहीं किसी भिखारी को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कितने निर्लज्ज किस्म के होते हैं। क्यों निर्लज्ज होते हैं? जब उनको खाना नहीं मिलता है पेट भर, अगर वो लोगों से लज्जित होंगे या फिर ये कहेंगे हमें शर्म आ रहा है मांगने से, नहीं मांगेंगे, तो वो भूखे रह जाएंगे। उनको निर्लज्ज होना पड़ता है। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर ये सोच लिया उन्होंने तो निश्चित है वो भूखा ही सोएंगे। तो प्रेमचंद ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक कर दे तो वो भी इंसान अच्छे हो जाएंगे, और इसका संकेत वो दे कर गए हैं। लास्ट में जब ये लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं तो एक गरीब भूखे इंसान की मदद भी करते हैं। तो इस माध्यम से प्रेमचंद बताते हैं कि वो आर्थिक स्थिति के कारण ऐसे हैं, वरना वो भी इंसान अच्छे हैं। अपना पेट भरने के बाद दूसरे का पेट भरने के लिए भी तैयार हैं लोग। अब इसकी भाषा शैली कैसी है, अब इस पर बात कर लेते हैं। भाषा शैली आम, अगर आप पढ़ेंगे, आम बोलचाल की भाषा में ही है। ज़्यादा कठिन कुछ शब्द एक दो आते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। आपको कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी जब पढ़ेंगे। तो भाषा में इतनी दिक्कत, उसकी भाषा शैली बिल्कुल सरल और सहज है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उद्देश्य क्या था, आप उद्देश्य समझ ही रहे हैं कि उद्देश्य क्या था कि आर्थिक स्थिति और ये सब जो उनका है दलित समाज का, वो दिखाने की कोशिश किए थे कि दलित समाज की किस स्थिति में वो रहने को विवश है, आर्थिक स्थिति कितनी खराब है उसकी, और वो समाज में किस स्तर तक जीने के, कितने निचले स्तर पर जीने के लिए विवश है। ये सब दिखाना उनका उद्देश्य था। पात्र परिचय में आपने देख ही लिया घीसू और माधव का, क्यों है उनका ये ऐसा बर्ताव, क्यों है, वह भी आपको पता चल चुका है। तो चलिए ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी मैं कुछ दिन में ले आऊँगा। तो धन्यवाद।